एलिमेंट एलिमेंट रहता है तो वो चेंज कर। हम्म, यानी जब अपने एक जो है वो फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाता है, तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं। तो हमने एंट्रोपी कितनी तरह की पढ़ी थी? जल्दी जल्दी से गिनती कराइए। एंट्रोपी कितने टाइप की पड़ी? एंट्रोपी यस, डेल्टा एच। एक तो थी कैलकुलेट करना सीखा था ना, तो कितने टाइप का सीखा था? तो मेरे को नाम जब हमने कैलकुलेट करना सीखा था तो सबसे पहला कौन सा सीखा था? अभी कल ही तो पढ़ा था, याद होना चाहिए। सबसे टाइप्स तो आइडियल गैस के लिए निकाला था। क्या सर? सबसे पहले हमने आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला निकाला था। अच्छा वैसे पूछ रहे थे, मतलब कोई स्पेसिफिक नाम पूछ रहे थे एंट्रोपी का। ओ हाँ, आपने पहले तो रिकॉर्डिंग पे लगाइए, वरना फिर भूल जाएंगे। मैंने तो लगा दिया। नहीं सर, मेरे को पता नहीं था कि आप उसके बारे में पूछ रहे हैं। मेरे को लगा कोई स्पेसिफिक जी, तो नाम जो फॉर्मूला मैंने मिस बताइए कर क्या? दिया हो शायद। फॉर्मूला बताइए क्या था? एक मिनट सर, यस। बस एक मिनट। हाँ सर, डेल्टा एस था डेल्टा वी माइनस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन टी। ऐसा बोलो। हाँ, वालेकुम सलाम। बोलिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ, क्लास ले रहा हूँ। टाइम लगेगा। कहाँ हो तुम? अच्छा, संडे में आओगी ना तुम? अच्छा, चलो ठीक है। मुझे अभी आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे बाद फोन करते हैं। ठीक। हाँ, तो हम लोग क्या पहला डिस्कस? था सर डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो ये किसके लिए था? सर आइसो सर, किसके लिए, किसके लिए? पकड़े नहीं नहीं गए। नहीं आइसो समझ। पकड़े गए। कौन सी कंडीशन के लिए था? सर रिवर्सिबल। एनी कंडीशन हाँ एनी कंडीशन, यस सर। एंड फॉर आइडियल गैस। यस पहला। सर। ठीक है। और आइसोथर्मल के लिए था हाँ, क्यू। इसमें आइसोथर्मल बना सकते हैं, आइसोकोरिक बना सकते हैं, और आइसोबारिक बना सकते हैं। ठीक है ना? यस सर। और एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा? सर और एडियाबैटिक के लिए डेल्टा एस जीरो रहेगा क्योंकि हीट नहीं है। क्योंकि क्यू जीरो है। ठीक है, लेकिन आइसोलेटेड के लिए एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं होता है। ये एक स्पेशल केस है, इसको हमें अलग से दिमाग में रखना है। हाँ सर। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा बताइए, हमने किसके लिए कैलकुलेट किया था, सीखा था? एंट्रोपी। ये तो पहला केस हो गया आइडियल गैस का। दूसरा हमने एंट्रोपी चेंज निकाला था रिएक्शन के लिए। याद आया? एंट्रोपी चेंज, हाँ, चलिए। डेल्टा आर एस ना। तो हाँ, तो उसमें क्या देखना होता है सिंपली? प्रोडक्ट की और माइनस रिएक्ट। वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। डेल्टा एन जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो एंट्रोपी
डिक्रीज करेगी। यस सर। डेल्टा एन जी वाला याद आ गया नहीं? डेल्टा एन एन जी। जी, डेल्टा एन जी नहीं निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ गैसियस हाँ प्रोडक्ट सर। माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसेस यस। तो उससे हम लोग अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। और डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। तीसरा हमने क्या क्या यस किया? सर। तीसरा हमने निकाला था फेज ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ सर, फेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना? उसमें क्या फॉर्मूला बनाया था बताइए? फेस ट्रांसफॉर्मेशन में एक मिनट सर। डेल्टा एच अपॉन टी। क्या क्या आवाज कट रही है सर? वो जब क्यू। मेरे हिसाब से होना चाहिए डेल्टा एच हाँ, अपॉन टी। टी। यस। आपने क्या कहा सर? आपकी आवाज कट रही है। हाँ, यही कहा मैंने भी कि डेल्टा एच अच्छा अपॉन ओके। टी होना चाहिए, होगा। क्यों होगा डेल्टा एच अपॉन टी बताइए? तो डेल्टा एच अपॉन टी इसलिए होगा क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रहा, हम्म, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है। बस एंथैल्पी पर चेंज हो रही है। अगर कुछ स्टेट, जिस फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो हीट एवॉल्व होती है, फिर अब्जॉर्ब होती प्रेशर है। कांस्टेंट है, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो क्यू जो होता है वो डेल्टा एच के ही तो बराबर होता है। यस सर। इसलिए तो डेल्टा एच लिखा हमने। हाँ सर। ठीक है ना? तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में डेल्टा एच इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर जो आपने बताया था वो भी कांस्टेंट रहता है। दोनों चीजें कांस्टेंट रहती यस सर। हैं। तो इस एंट्रोपी को हमने क्या कहा? फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एंट्रोपी चेंज। इसमें क्या था? जैसे सॉलिड से, मान लीजिए सॉलिड आइस से लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा यस है? सर। सॉलिड से लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और टेम्परेचर सेम रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके अंदर एंट्रोपी चेंज जो भी होगा, डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू दी हुई होगी हमको, उसको हम ऊपर लिख करके न्यूमरेटर में, और 0 डिग्री पे ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो 273 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? यस सर। अब चौथा रह गया था, वहां पे हमने नहीं लिखा था, वो यहाँ पे बता रहे हैं। उसी चक्कर में आपका पूरा दोबारा से रिवाइज करवा दिया मैंने। वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या है कि एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में बदलता है कोई भी एलिमेंट। ठीक है? यस सर। हम्म, ये एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, और ये दूसरा एलोट्रॉप है। दोनों क्या है? कार्बन के एलोट्रॉप हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट जो होती है उन्हीं को तो एलोट्रॉप कहते हैं। यस सर। तो अब कार्बन ग्रेफाइट से आपने कार्बन डायमंड में चेंज किया, तो इसको चेंज करने में जो एंथैल्पी चेंज हुई उसको हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। बोलिए, कोई डाउट इसके यस अंदर? सर। उस एंथैल्पी चेंज को आपने टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया जिस टेम्परेचर पे ये हुआ है ट्रांजिशन,
तो हमें क्या मिल जाएगी? एंट्रोपी चेंज ऑफ ट्रांजिशन। यस सर। सिंपल है। और क्वेश्चन इससे भी सिंपल आते हैं। यस सर। ठीक है, जैसे सल्फर है। सल्फर जो है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर रोम्बिक। ये मोनोक्लिनिक और रोम्बिक का क्या मतलब बताया था, कुछ याद है आपको? हाँ सर, थोड़ा सा तो याद, स्ट्रक्चर याद है सर, तो स्ट्रक्चर होता है। हाँ, स्ट्रक्चर में जो एटम्स की प्लेसमेंट होती है उसके डिफरेंस के बेसिस पे इनका ये नाम है। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं दोनों के दोनों। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल की फॉर्म में। तो इनकी लैटिस पोजीशंस अलग अलग होती हैं। तो इसीलिए एक को मोनोक्लिनिक कहते हैं और एक को रोम्बिक कहते हैं। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आपने चेंज कर दिया। अब ये चेंज जब होते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे चेंज होते हैं। उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं, ये भी याद रखिए। ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। यस सर। टेम्परेचर, इसमें जो एंथैल्पी चेंज आ रही है उसको कहते हैं ट्रांजिशन एंथैल्पी चेंज। ठीक है, और इसमें जो यस सर। एंथैल्पी चेंज हो रही है वो ट्रांजिशन एंट्रोपी चेंज हो जाएगी। क्लियर हाँ है? सर। यस। कि देखिए, हाइड्रेशन में कुछ भी मुझे बताना नहीं है। हाँ सर। ठीक है, तो कोई भी सॉल्ट है या कंपाउंड है, जब उससे वाटर मॉलिक्यूल आकर के जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं। बॉन्डिंग में पढ़ा था, हाइड्रेशन नहीं पढ़ा था? बताइए कहाँ पढ़ा था? सर बॉन्डिंग में हाइड्रेशन, वो क्या कहते हैं, जब सॉल्ट एनहाइड्रेट से हाइड्रेशन बन जाती है। हम्म, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसका कहाँ यूज पढ़ा था हमने? अ, मोबिलिटी याद करिए, मोबिलिटी में पढ़ा था, जो हमने दिखाया था प्राइमरी वाटर लेयर बन रही थी, फिर ओ सेकेंड हाँ, यस 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 लेयर सर। बन रही थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाँ बने थे, हाँ बाहर सर, लेयर बन रही थी सर। आयन लेयर बनी थी। ठीक है ना? यस सर, यस सर, याद है सर, याद है sir। याद नहीं है, याद आ गया। हाँ सर, याद आ गया सर। हाँ, वो लिथियम आयंस में, और ये- फर्स्ट आयोनिक मोबिलिटी सर। ये- Ionic mobility is inversely proportional to size of hydrated ion, ये- है ना? ये- ओके। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा है ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस। तो वही सेम चीज हो गई यहाँ पर भी। आयन है तो उसको चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया। और अगर इस तरीके का क्रिस्टल है तो उसमें क्या होता है? उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे ये हो गया कॉपर सल्फेट है, ये हाइड्रेटेड वाटर कहलाता है। और इससे क्या हो जाता है? एमॉर्फस से क्रिस्टलाइन हो जाता है। अच्छा चलिए, इसमें मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। यहाँ पे बताइए, एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है? फिर घट रही है। हाँ, क्यों? ये क्रिस्टल्स बन रहे हैं, हाँ, क्रिस्टलाइन ऑर्डर आ रहा है। जब बनता है तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। चलिए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी वही सेम चीज हो गई। और सब बेटा एक मोल के लिए है, ये मैं बार बार जो है कहूंगा नहीं, आप अंडरस्टूड इसको मानिए। ठीक है, जितनी भी एंथैल्पी हमने बात की है वो सब किसके लिए है? फॉर वन मोल। यस सर।
हम्म, चलिए। इस साइकिल को जल्दी से पढ़ डालिए एक बार तो, देखिए कोई चीज NaCl Na प्लस। जानते हैं। ठीक। ओके सर। कोई ऐसी चीज जो नहीं नहीं सर। लगी आपको? ठीक है, चलें। हाँ सर। ये देखिए आयंस हैं। आयंस से जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? गैसियस आयन से आयनिक कंपाउंड बनता है तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। तो ये है लैटिस एनर्जी। और यही आयंस अगर हाइड्रेटेड हो जाते हैं, एक्वस लिख गया इनके साथ, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन एनर्जी। यस सर। ठीक है ना? तो ये हो गया। और लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, इसको जब हम ऐड कर देते हैं तो यही क्या कहलाता है? दोनों को ऐड करने पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओके सर। ठीक है। भाई आप देख लीजिए, होना ऐसा चाहिए नहीं चाहिए? भाई पहले आयनिक कंपाउंड है, उसको क्या होगा? वो आयन्स में कन्वर्ट होगा। आयन टूटेगा। वाली यस है, सर। तो आप क्या कहेंगे? लैटिस एनर्जी कहेंगे। लैटिस एनर्जी का इन्वर्स है ये। यस सर। बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी तो तोड़ने में उतनी एनर्जी चाहिए, तो इसको आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। यस सर। ओके सर। और उसके बाद उन आयंस को वाटर मॉलिक्यूल ने आप चारों तरफ से घेर लिया तो वो हाइड्रेशन एनर्जी हो गई। अगर ये दोनों एनर्जी मिल करके नेगेटिव आएगी तो सॉल्ट जो है हमारा सोल्यूबल हो जाएगा। और अगर नेगेटिव नहीं आएगी तो हमें सोल्यूबल नहीं होगा, फिर उसको बाहर से हीट देनी पड़ेगी सोल्यूबल करने के यस लिए। सर। और अगर हमने हीट नहीं दी या हीट रिमूव कर ली तो फिर वो दोबारा क्रिस्टल बन जाएगा। बोलिए, ये सब यस सर। क्लियर है? यस सर। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। ओके। इसमें ये वाला डाटा तो हमको याद रहना चाहिए। ओके सर। कौन सा वाला? ये वाला। ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड को 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस से, ये मोनो बेसिक और मोनो एसिडिक हैं दोनों के दोनों। इनको जब आप कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेंगे यानी कंप्लीट रिएक्शन कराएंगे तो 13.7 कैलोरी पर मोल, यानी 13.7 हीट रिलीज होगी। 13.7, ठीक है ना? यस सर। और जूल में लिखेंगे तो ये 57 हो जाएगा। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, कुछ याद है जूल में? हाँ, 1 कैलोरी टू जूल। एक मिनट याद है मेरे को सर, एक मिनट। एक मिनट सर। 4.2।
ये 4, हाँ 4। तो इतना होता है। वैसे ये आप डिवाइड करके देख लीजिए, 57 को 13.7 से डिवाइड करिए। ठीक है। यस। हम्म। अब जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 106.7 किलो जूल है। यूजिंग NaOH, फाइंड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। हम्म। तो ओके। कैसे करेंगे? ऑक्सैलिक एसिड की है -101। एक मिनट, थोड़ा ऊपर जा सकते हैं सर, एक मिनट के लिए। हम्म, अब इसको NaOH। ऑक्सैलिक एसिड -106.7 है। अम, तो हम अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये होता है, 7। थोड़ा हमने, अगर एक मोल अगर एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो तो ये एंथैल्पी आती है ना 57 किलो हाँ जूल पर हाँ मोल। सर। यस यहाँ पे कितना हो रहा है? 2 मोल हो। सर। 2 मोल हो रहा है, तो मतलब ΔHA+2 इंटू हम्म, -57.3, और हाफ कर देंगे 116.7 को, हम्म। तो फिर ΔH = नेगेटिव। एक मिनट, हाफ नहीं करेंगे सर। सर और कोई सर 7 पॉइंट समथिंग होगा सर इसका आंसर। तो ऑक्सैलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल से 2 H पॉजिटिव मिल रहे हैं ना भाई। ऑक्सैलिक एसिड के अंदर 2 H पॉजिटिव निकलेंगे ना, एक यहाँ से एक यहाँ से। यस सर। तो 2 मोल के लिए ये एनर्जी है ना, तो हाँ सर। न्यूट्रलाइजेशन में 2 मोल चाहिए होगा ना। तो 57 किलो जूल ये तो 1 मोल के लिए है, तो इसको डबल कर देंगे। तो ये इसका यस सर। न्यूट्रलाइजेशन है 106.7। तो इसमें से -2 × 57 करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आंसर आ यस जाए? सर। बताइए। 7 समथिंग होगा सर, 7 करके कुछ समथिंग 7। हम्म। 7.5। ये साइन माइनस होगा ना इसका, -57। तो ये हो जाएगा 106.7 प्लस माइनस का टाइम, और ये हो जाएगा 57, तो 114। तो प्लस में वैल्यू आएगी, तो कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट, ये हो गया 7 किलो जूल, 7.3 किलो जूल पर मोल। तो ये ओके क्या सर। चीज आई हमारे पास? 7.3 किलो जूल क्या आई? डिसोसिएशन एंथैल्पी है ये। हाँ सर, डिसोसिएशन। क्या है डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब? सर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, जब कोई एसिड या फिर बेस आयन में टूटता है तो उसे डिसोसिएशन कहते हैं। हाँ, अब यहाँ पर जो है, ये आयंस जो वैसे कितनी होनी चाहिए थी एनर्जी रिलीज, होनी चाहिए थी सर 114 जूल यस सर। होनी चाहिए थी, 114 ना।
लेकिन रिलीज कितनी हुई है न्यूट्रलाइजेशन से? 106.7 कम हुई ना। यस सर। तो ये कितनी कम हुई? 7.3 किलो जूल कम हुई। तो ये यस सर। एनर्जी इतनी कम रिलीज क्यों हुई? हम्म। इसलिए कम हुई क्योंकि ये एच एसिड जो है ये वीक एसिड है। तो एच पॉजिटिव निकालने में ये एनर्जी चली गई 7.3 किलो जूल। ओके सर। इसीलिए तो इसको डिसोसिएशन एनर्जी कहा गया। यस सर। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो क्या होता? तब तो यही एनर्जी रिलीज होती, 114 किलो जूल। यस सर। बट क्योंकि ये एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड से एच पॉजिटिव आसानी से नहीं निकलता है। ठीक है। हाँ सर, बहुत कम निकलता निकालने के लिए आपको थोड़ा सा उसको पुश करना पड़ता है, यानी कुछ है। एनर्जी। वही। तो वही उसने हमसे पूछा था कि डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ। हम्म। ओके सर। 100 ml of 0.2 molar H2SO4 reacts with 100 ml of 0.5 molar NaOH. Find delta H of neutralization. चलिए बताइए क्या होगा। 100 ml H2SO4 react 100 ml 0.2 mH2SO4 um, reacts with 100 ml 0.5 Na. Okay. ओके। वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी आएगी। हाँ सर, सोच रहा हूँ सर। हमें क्या निकालना है? एंथैल्पी ऑफ um, निकालना है। हाँ सर। एच एच नेट ना, तो फिर सर 2 सर 2 समथिंग किलो जूल। 2 समथिंग कैसे निकाला? सर एक मिनट सर, बस कन एक मिनट। मैं सही हूँ। तो देखिए बेटा, इसमें क्या करना है, हमको ये देखना है कि हमारा कितना एसिड बेस रिएक्ट करेगा। तो हाँ हमारे सर। पास कितना है ये, कितने मोल हमारे पास एसिड है एच और बेस है? टू 0.2 m। बेस हमारे पास है 0.5 × 100, तो 50 हाँ मिली सर। है। यस। यस और सर। एसिड कितना है? एसिड है 0.2 × 100 यानी 20 मिलीमोल। 20। तो इनका जब रिएक्शन कराएंगे तो मुझे बताइए कितने मिलीमोल रिएक्ट करेगा। 0. मतलब 4 millimoles H plus combined with 4 millimoles of OH। तो मतलब मेरी थिंकिंग सही थी। ओके ओके, तो हाँ सर 2.3 होगा सर। तो कितने मिलीमोल से रिएक्ट करेंगे? सर 4 millimoles। कैसे 4 मिलीमोल कह रहे हैं, मेरी समझ एक नहीं मिनट है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। फोर यहाँ सर पे H देखिए प्लस एच 2 है ना। पॉजिटिव मिलेंगे। हाँ, तो यहाँ पे एच पॉजिटिव आपको मिलेगा 40 मिलीमोल। हाँ 40। यस सर, 10 से हाँ ओके यस इसमें सर। से तो 50 ही मिलेगा, लेकिन हमारे हाँ पास एसिड तो 40 है। तो यहाँ पे यस सर। 40 मोल के साथ यही तो कैलकुलेशन करनी थी, और इसमें था क्या? कुछ भी नहीं। तो आपको हाँ सर। तक मिलेगा वो 40 मिलीमोल मिलेगा के हिसाब से मिलेगा। यानी यस। 10 मिलीमोल NaOH आपका विदाउट यूज रह जाएगा। तो अब आपको पता है कि 1 मोल के लिए
आपकी एनर्जी कितनी है? 57। तो 1000 मिलीमोल के लिए कितनी हो जाएगी? um, डिवाइडेड बाय 57। 1000। यस। 1 मिलीमोल के लिए, ठीक है ना? 1 मिलीमोल के लिए कितनी हो जाएगी? 57 डिवाइडेड बाय यस। 1000। तो 40 मिलीमोल के लिए कितनी हो जाएगी? इंटू 40। यस। आ गया आंसर? हाँ सर। चलिए, अब ये तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या डिफरेंस था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बारीक डिफरेंस था। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सर to break a energy. Net energy, average of enthalpy required to break the bond of molecule into its gaseous atom, into its gaseous atom। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है एवरेज होती है। जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया में आपको कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? 3 तोड़ने पड़ेंगे ना? तीन। तो इसके अंदर जब आप 3 बॉन्ड तोड़ेंगे तो पहला जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेंगे इसकी एनर्जी अलग होगी। यस सर। दूसरा तोड़ेंगे तो एनर्जी अलग होगी। और तीसरा यस तोड़ेंगे सर। तो एनर्जी अलग होगी। अलग हो गए। और तीनों को ऐड करके इसका एवरेज निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे निकाला है, तो ये बॉन्ड एनर्जी कहलाएगा। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो पर्टिकुलर बॉन्ड जो तोड़ रहे हैं उस एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। ये बहुत बारीक सा डिफरेंस है, इसको याद रखेंगे। सिमिलरली ये वाटर मॉलिक्यूल में भी यही है। दो बॉन्ड तोड़ेंगे तो दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी। है HO बॉन्ड, लेकिन ये डिफरेंट आएगी। क्यों आएगी डिफरेंट, बता सकते हैं? सर क्योंकि वो बदल जाएगा ना। क्या हाँ, कहते हैं। क्योंकि इसकी मतलब चेंज हो गई ना। ये जैसी H आप अलग कर हाँ। देंगे तो इसका अलग बिल्कुल जो है वो एंथैल्पी। इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का हो जाएगा। दूसरे वही। हाइड्रोजन की मौजूदगी में अलग इंटरेक्शन है। तो इस वजह से एनर्जी में कुछ डिफरेंस आ जाता है। ओके बेटा? यस सर। तो इंडिविजुअल जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो उसको कहलाते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन उन सारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जब एवरेज ले लेते हैं तो उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ओके? यस सर। ओके। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? एटम बनाने को एटोमाइजेशन कहते हैं। ठीक है? यस सर। बस खत्म हो गया, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हमारा यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स खत्म होता है। अब कल कौन सा चैप्टर करना है? एक थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया। फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है? फिजिक्स कर लेते हैं सर, हाँ फिजिक्स कर लेते हैं। ठीक है। तो वर्क फिजिक्स पावर एनर्जी। रिवीजन कहाँ से करें? शुरू से ही करते हैं एक बार रिवीजन। कल एक सर चैप्टर वर्क। खत्म कर दें? सर वर्क पावर एनर्जी से कर सकते हैं सर। नहीं यार, शुरू से करते हैं। वर्क पावर शुरू से। एनर्जी आने में टाइम थोड़ी लगेगा। ठीक है सर। दिन में तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। बड़ा चैप्टर होगा तो 3 दिन में। ठीक है ना? शुरू से चलेंगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट एक तरफ से क्लियर होते जाएंगे ना। ज्यादा टाइम नहीं यस लगेगा। सर। ठीक है? चलिए। यस सर। ओके। चलिए, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।